नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, समान आचार संहिता को लेकर लगातार बहस होती रही है देश के अंदर कि एक देश एक कानून बीजेपी का बड़ा मुद्दा रहा और बीजेपी हर हाल में इस कानून को लागू करने के पक्ष में रहा है। सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं बल्कि जमीन पर उतारने की कोशिश जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर हो रही है। लेकिन पूरे देश में इसे लागू करने की जो बहस होती थी वो अब क्षेत्रीय लेवल पर इस पूरे मामले को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। अगर गोवा की बात करें तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद उत्तराखंड में बाकायदा जब धामी सरकार दूसरी बार बनी तो धामी सरकार की तरफ से कैबिनेट पे फैसला लिया गया कि इस पर कमेटी बनेगी। अब उत्तर प्रदेश में भी समान आचार संहिता पर बड़ी बहस होने लगी है। सबसे पहले शिवपाल यादव की तरफ से, जो लगातार बीजेपी के पक्ष में अपनी बातें कह रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ लोहिया ही नहीं बल्कि अंबेडकर भी चाहते थे कि समान आचार संहिता लागू हो। इसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने भी कहा कि हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से समान आचार संहिता को लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश को वाकई में जरूरत है यूसीसी की, या सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में इसे क्यों नहीं लागू किया जाए। इसी पर हम लोग बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूसीसी लागू करने की तैयारी। यूपी में सभी के लिए होगा समान कानून। समान नागरिक संहिता पर सियासत तेज। समान नागरिक संहिता पर देश में अब सिर्फ बहस नहीं बल्कि जमीन पर कानून को उतारने की तैयारी भी चल रही है। देश में एकमात्र गोवा ही ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। और देखिए गोवा का विकास, दुनिया जानती है गोवा के बारे में। उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया जा चुका है। अब यूपी में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि प्रसपा चीफ शिवपाल यादव भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिख रहे हैं। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकार है, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज, यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है। पूरे देश में लागू करने के लिए बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सियासत तेज होने की वजह से पहले प्रदेश के लेवल पर इसे लागू करके जैसे प्रयोग किया जा रहा हो। समान नागरिक संहिता का मतलब है एक देश एक कानून, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। देखते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक कानून। हर धर्म का अपना एक अलग कानून है। जितने धर्म उतने पर्सनल कानून से अधिकारों का होता है हनन। शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अलग धर्म में अलग अलग कानून है। हिंदुओं के लिए अपना एक अलग कानून है। मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है। ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ है। अभी हिंदू बिना तलाक की दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुस्लिमों को 3 शादी करने की इजाजत है। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों पर लागू होगा।
यूसीसी लागू होने पर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी की योगी सरकार यूसीसी लागू करने के पक्ष में है और इरादे भी जताए जा रहे हैं। योगी 2.0 की सरकार में यूपी का विकास हर लेवल पर करने का लक्ष्य है। क्या वाकई में यूपी को जरूरत है यूसीसी की, या फिर सियासत की भेंट चढ़ जाएगा समान नागरिक संहिता? ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस पर सिर्फ सियासत हो रही है या फिर इसे लेकर गंभीरता दिख रही है? अगर उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। फैसला लिया जा चुका है, कमेटी गठन करने का फैसला लिया गया। अब उत्तर प्रदेश में भी समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बाकायदा बहस तेज हो चुकी है। इसकी मांग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर शिवपाल यादव की बात करें तो उनकी तरफ से भी उठाया गया है। क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। अगर इस देश में रहते हैं तो सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह देश संविधान से चले तो ज़्यादा बेहतर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कंचन द्विवेदी प्रवक्ता बीजेपी की, आपका स्वागत है कंचन जी। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ओंकार नाथ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। दयाराम भार्गव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। दयाराम भार्गव जी, स्वागत है आपका। वकार हैदर जी इस वक्त हैं, मुस्लिम स्कॉलर। वकार हैदर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वैसे मैं आपको स्कॉलर नहीं बोलूँगा, मुस्लिम स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर, इन शब्दों से मुझे बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि जहाँ पर स्कॉलर है वहाँ पर मुस्लिम ना हिंदू, कोई धर्म है ना, धर्म विशेष का नाम जुड़ना नहीं चाहिए। वकार हैदर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता है कि समान आचार संहिता को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिसे CCC भी कहते हैं या यूसीसी भी कहते हैं, इसे लेकर देश के अंदर जो गंभीरता दिखाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से, क्या लगता है इसकी ज़रूरत है? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो क्या वहाँ पर ज़रूरत आपको दिखता है कि इसे लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि समान आचार संहिता दरअसल मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा है क्या? वकार हैदर जी, जरा बताइए तो। गौरी शंकर जी, बिल्कुल, आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। आप इससे पहले भी देखिए, ये मुद्दा आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा है। आप इस देश में मैं देख रहा हूँ, जो इंसान जो चीज नहीं मांग रहा है वो जबरदस्ती उसको पहनाई जा रही, दी जा रही है। किसानों ने किसान बिल नहीं मांगा, उनको जबरदस्ती दिया गया कि आप किसान बिल लीजिए। अभी ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई हुई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में तो साफ साफ कहा गया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं, देश को जरूरत नहीं है। आपने अगर पढ़ी हो तो क्या जबरदस्ती देना जरूरी है क्या? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें अगर सरकार सही तरीके से अगर काम करे, अगर आपको लग रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि इसमें ये चीज है, तो आप खत्म करिए, वो करिए। कि देश तो हमारा संविधान से चल रहा, संविधान ने अधिकार दिया है, तो आप क्यों नेसेसरी जो है एक इशू बनाना चाहते हैं? तो मतलब आपको लगता है वकार जी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि सबके जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, चाहे है ना, हिंदुओं का भी अपना है, मुसलमानों का भी अपना है, ईसाइयों का अपना है, जितने धर्म उतने पर्सनल लॉ। संविधान अलग है, पर्सनल लॉ अलग है। मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करें कि पर्सनल लॉ अगर जैसे यूसीसी को लागू कर दिया गया तो पर्सनल लॉ का रोल ख़त्म हो जाएगा, तो क्या इससे मुसलमान या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का जो सामाजिक ढांचा होता है, जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक ढांचा जो होता है, या फिर ये कह लें कि जो आर्थिक ढांचा है, एक पारिवारिक ढांचा है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये एक लंबी डिबेट की जरूरत है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि काफी लोग इसमें बुद्धिजीवी स्कॉलर्स वगैरह बैठे हैं, इस चीज को समझें, और अगर उनको लग रहा है तो सरकार का साथ दे। अगर कुछ चीजों में सरकार को आपत्ति है तो सरकार खुल के बताए। और भाई, ये कॉमन सिविल कोड जो है किसके लिए है? मुस्लिम के लिए ज्यादातर। नहीं, आप बताइए, आप किसके लिए है? समान आचार संहिता जब बात की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दरअसल किसके लिए है? मैं यही पूछना चाहता हूँ।
किसके लिए? बिल्कुल, आप लोग, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है सारा- कि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? आप जिधर इशारा गौरी शंकर जी कर रहे हैं, मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ। इसकी जरूरत, अगर इसकी जरूरत मुझको भी अगर जरूरत अगर लग रही है, अगर वो कानून संविधान ने मुझको इसका जो है हक दिया, अधिकार दिया है, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आप उसको पढ़िएगा, उसमें दे रखा है। और इस चीज को जो है आप अननेसेसरी जबरदस्ती किसी को क्यों करना चाह रहे हैं? अगर ठीक है, अगर इस बात को अगर आप रखना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों से एक वो मतदान करवा लीजिए, मुस्लिम जितने हैं उनसे करवा लीजिए, आप पता करवा लीजिए, इसमें देखें कितने लोग जो है सहमत हैं। अगर वो नहीं सहमत है, आज वजह 3 तलाक लेके आए, ठीक है, 3 तलाक बिल्कुल मैं उसके उस हक में फैसला हुआ, बहुत अच्छा था, है ये, ठीक है। उसी के तहत जो है अगर आपको लग रहा है तो पर्सनल लॉ बोर्ड में जो है कुछ चीजें अगर कुछ गलत आपको मतलब आप ये कह रहे हैं वकार साहब कि पर्सनल लॉ बोर्ड में अगर कोई खामी है तो उसे सुधारने का निर्देश दे, ना कि यूजीसी लागू करके पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया जाए, ये कहना चाहते हैं क्या आप? ये जस्टिस चौहान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। नहीं, ठीक है, वो रिपोर्ट मैं पढ़ चुका हूँ, उस रिपोर्ट काफी पुरानी रिपोर्ट है, स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी है, इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की मांग तेज हो रही है। चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं कुछ बातें समझ पाया आपकी। कंचन द्विवेदी जी, क्यों लगता है आप लोगों को क्यों लगता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाना चाहिए, जबकि जहां तक मुझे लग रहा है कि कई सालों से बीजेपी इस मुद्दे के पीछे पड़ी हुई है, एक देश एक कानून। तो देश गायब हो गया, प्रदेश कहां से आ गया, इसमें बताइए पहले। जी, पहले तो गौरी शंकर जी बहुत बहुत आपको नमस्कार। एक बात ये है ना कि जब हमारा देश एक है तो फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते? हमें ये तो फिर एक तो समानता की बात हो गई ना, हम लोग सामान्य हैं, हम लोग समान रहे, इन चीजों के लिए कानून भी हमारे लिए समान होने चाहिए ना। जब देश एक है तो फिर हम लोग कानून क्यों अलग अलग करें? तो ये तो बहुत अच्छी पहल है, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को भी परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, अमेरिका में भी एक ही कानून है। अगर मैं किसी और देशों की बात करूं, सऊदी अरब की बात करूं, वहां पर भी सभी के लिए, सारे नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होता है। तो फिर हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भारत में भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत ही प्रकार का समानता को लाने वाला, नहीं, भारत में होना चाहिए कंचन द्विवेदी जी, इसकी तो हर लोग वकालत कर रहे हैं कि अगर इस यूजीसी को लागू करना है तो पूरे देश के हिसाब से लागू कीजिए। केंद्र सरकार ऐसा कर भी सकती है, लेकिन अचानक से, है ना, गोवा में तो बहुत पहले से था, आज से तो है नहीं, कोई बीजेपी सरकार ने तो वहाँ लागू नहीं किया यूसीसी, पहले से, बहुत पहले से, मुझे लग रहा है कि कई सालों से वहाँ पर है। लेकिन उत्तराखंड में कमेटी बैठाने का फैसला कर लिया गया, उत्तर प्रदेश में हवा बनाने की कोशिश हो रही है। आप लोग जबकि पहले हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एक देश एक कानून, यानी कि पूरे देश में लागू होगा, फिर अलग अलग प्रदेश के हिसाब से क्यों लागू करना चाह रहे हैं? क्या प्रयोग कर रहे हैं आप लोग कि यूसीसी लागू करके देखते हैं, प्रयोग सफल रहा पूरे देश में लागू करेंगे? शुरुआत देखिए, शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है। अभी हमारे अमित शाह जी गए थे, वहां पर जो बातों को रखा गया है वहां से प्रारंभ हो चुका है। ये सारी चीजें प्रारंभ कहीं ना कहीं से तो होंगी ना। उत्तराखंड में हमारे रामी जी ने इसको नहीं, आप समझ नहीं पा रही हैं कंचन द्विवेदी जी, मेरे सवाल को आप समझ नहीं पा रही हैं, या तो समझ नहीं पा रही हैं या फिर आप जवाब नहीं देना चाहती हैं। मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या आप मध्य प्रदेश जो कह रही हैं, क्यों पूरे हिंदुस्तान में इसे लागू किया जाए, यूसीसी, है ना, या CCC जो भी इसको कहते हैं, समान आचार संहिता, वो था आप लोगों का मुद्दा। एक देश एक कानून, देश गायब हो गया तो अलग अलग प्रदेश, है ना, एक यूजीसी, इस तरह से यूसीसी, ऐसे थोड़े चलेगा। मतलब क्लियर कट कीजिए ना इसे, पूरा क्लियर अपने शब्द को रखिए थोड़ा सा, कि हम यूपी में लागू करेंगे, उत्तराखंड में लागू करेंगे, मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, बाकी दूसरे प्रदेशों में अलग अलग, है ना, अलग अलग पार्टियों की सत्ता है, वो लागू करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है ना। तो जहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से, हमारी सरकार है, हमारी चीजें हैं, हमारा जहाँ पर लगाम है, हम पहले वहां से शुरू करेंगे। और कहीं से भी एक से ही, चलिए ठीक है, समझ गए, कोई भी काम हो पहले एक से प्रारंभ होता है, और वो हम चाहते हैं कि पूरे देश में ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रदेशों में होगा। मतलब ठीक है, मैं समझ गया कंचन, मैं समझ गया। आप ये कह रही हैं कि अभी प्रयोग का दौर है, और सबसे बड़ा प्रयोगशाला मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, है ना, जो राज्य हमारा है,
इस नहीं, मैंने राज्य ऐसा इस बिल्कुल भी है ना नहीं इस कहा, राज्य मेरे इस बयान को राज्य बदल को दिया, गौरी जी। राजनीतिक ऐसा बिल्कुल भी प्रयोगशाला नहीं भी है कहा कि जाता है। क्यों ओंकारनाथ जी, है ना, बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक प्रयोगशाला भी है। कांग्रेस ने भी खूब प्रयोग किए, समाजवादी पार्टी ने खूब प्रयोग किए, बहुजन समाज पार्टी ने खूब प्रयोग किए, गौरी जी, आप मेरे बयान को बदल रहे हैं। बीजेपी ढेर सारे प्रयोग कर रही है। अब मुझे बताइए, यूसीसी को लेकर जो हवा बनाने की कोशिश हो रही है ओंकार जी, क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या पूरे देश के लिए जरूरी है? उस तरफ तो बीजेपी अब बात ही नहीं करना चाहती है। बताइए सर। देखिए, ये बेसमय छिड़ी हुई बहस है हम्म। और इनको सोचना चाहिए। इस समय प्रदेश की जो हालत है, विकास कैसे हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आदमी उसमें परेशान है, सारी दिमाग भटकाने के लिए इन्होंने ये सब काम शुरू कर दिया। आप एक बात बताइए, जब संविधान सभा बनी थी और भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस मंत्रिमंडल में थे और उस सदन के सदस्य थे। तब उस समय समान संहिता की बात और एक देश एक कानून की बात नहीं हुई। हाँ। ये लोग अल्पसंख्यक में थे और कई लोग थे जो घबराए हुए थे कि हमारा इस देश पे क्या होगा। इसलिए हिंदू कोड बिल लाने में 4-4, 5-5 बिल लाने पड़े, तब जाके कहीं ये हो पाया था, क्योंकि उसमें भी लोग नाराज थे, लड़कियों को हक नहीं देना चाह रहे थे, कई समस्याएं थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया। अगर ये बहुत जरूरी समझते तो इसकी एक कमेटी बनाए, बहस करें, देखें उसको और संसद में कानून ले आए बनाने के लिए। अगर समझते हैं कि एक देश एक कानून होगा, एक देश एक कानून नहीं हो सकता है। सबकी अलग अलग धारणाएं होती है, सबके अपने अलग अलग विश्वास होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सी प्रथाएं हैं जो कि यहाँ उत्तर में होती है, दक्षिण में नहीं होती है, जो दक्षिण में होती है वो पश्चिम में नहीं होती है। तो इन सब चीजों को आप एक में बांध देंगे क्या? हम लोग वो क्या कहते हैं, वो बैल है कि अपना जिधर से चाहे उधर हाँक दीजिए, उधर चल जाए। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इससे क्या नुकसान हो रहा है? इतना बड़ा आपका विभाग है, ग्राम विकास विभाग, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप उसको विकास कीजिए। गांव से जो लोग पलायन हो रहा है, कैसे रोके कि वहाँ कैसे रोजगार की व्यवस्था कराए कि लोग वहाँ रह सके, आप इस पर बात कीजिए। इसको अभी छेड़ने की क्या आवश्यकता है? खामखा बहस, खामखा चारों तरफ बातें हो, इससे क्या मतलब होने वाला है? और ये बार बार हमारे सबको ये दिखाते हैं हिंदुओं को कि हम सबको अपने अंदर करने जा रहे हैं। अरे इनको मालूम नहीं है कि सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है। सनातन धर्म किसी के हटेगा? ये देखिए किताब है। नहीं, मुझे एक बात ओंकार जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये किताब है जो सलमान खुर्शीद जी ने लिखी है, सनराइज ओवर अयोध्या, जिसका क्रिटिसिज्म बहुत लोग कर रहे थे। इसमें जस्टिस अग्रवाल ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस बस पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कि इफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी would have survived for such a long time, even though other ancient cultures, whether Egyptian, Greek or Roman, have lost behind the time, then one has to find out the reason for its sustenance. हमारा देश इतना महान देश है और इतना हमारा ये धरती इतनी महान है कि यहाँ से खाली सनातन धर्म ही नहीं, 4 धर्म पैदा हुए साहब। सिखिज्म यहाँ से पैदा हुआ, जैनिज्म यहाँ से पैदा हुआ, बुद्धिज्म यहाँ से पैदा हुआ, फिर भी सनातन धर्म को नहीं गिरा पाया, फिर भी नहीं रोक पाया। ये क्यों इस तरह की बातें करके हिंदुओं को भ्रमित करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे तो हमारा बहुत जलवा हो जाएगा, हम ये कर देंगे हमारा जलवा हो जाएगा? क्या है ये? कुछ नहीं है। पर्सनल लॉ में जो आदमी चल रहा है, उनके यहाँ सिस्टम बना हुआ है। नहीं, मुझे ओंकार जी एक बात बताइए, मुझे जैसे उन्होंने कहा वकार साहब ने, हम उनकी बात से सहमत करते हैं। भाई 3 शादी 4 शादी की बात उनके यहाँ है, आप उनको कहिए पर्सनल लॉ को, भाई कि हिंदुओं में 99 लोग क्या ओंकार जी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उसका क्या लगता है आपको कि समान आचार संहिता पर चाहे केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो या शिवपाल यादव का बयान हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं, उस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ किसी खास लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, या वाकई में इसमें कुछ गंभीरता दिखती है एक देश एक कानून को लेकर? गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखती है, गंभीरता नहीं दिखती। मुझे लगता है गंभीरता तब दिखती, मुझे ऐसा लगता है गंभीरता तब दिखती जब कंचन द्विवेदी अपने बयान पर, है ना, इनके जो तमाम नेता अपने बयान पर टिके होते कि एक देश एक कानून। मुझे लग रहा है अगर उसको लागू करना है पूरे देश के हिसाब से सोचिए, यूपी में हम अलग क्यों लागू करें, उत्तराखंड में क्यों लागू करें? नहीं, इससे गड़बड़ी क्या होगी?
कि जो इससे इफेक्टिव होंगे हाँ। तो ये प्रदेश छोड़ छोड़ के भागेंगे दूसरी जगहों पे, जो देश के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मुझे अगर आप मुझे एक देश का कानून नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैं इसी पर थोड़ा आपत्ति जता रहा हूं कि उत्तराखंड में क्यों, उत्तर प्रदेश में क्यों, गोवा में है, मानता हूं मैं इस बात को, गोवा में, लेकिन कई सालों पहले से है ना इस व्यवस्था को लागू किया गया, लोगों को आदत वहाँ पे उस तरह से रहने की हो गई और वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कल्चर से गोवा के कल्चर को देखा नहीं जा सकता नहीं मैच करते, नहीं लेकिन मैच करते। अगर यूसीसी को लेकर के बीजेपी वाकई में गंभीर है तो इस तरह के बयान केशव प्रसाद मौर्य अलग से है ना बयान देने की जरूरत नहीं है। 10 है ना किसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से है ना बाकायदा अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आप लोग जो है मीडिया के सामने आइए और बोलिए कि बिल्कुल, 10 दिन बिल्कुल, के बाद बैठक हम कीजिए 10 दिन के बाद पूरे देश में यूसीसी बिल्कुल। लागू करने वाले हैं, तब समझ में आएगा कि आप लोग गंभीर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे आपकी बात से नहीं पूरी तो तरह यहाँ पर ऐसा मुझे फील होता है कि आप बयान दे देते हो और एक विशेष धर्म में, मैं मुसलमान धर्म की ही बात कहता हूँ, उनको लगता है कि शायद मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बयान से मुझे इस तरह की एक झलक आती है, मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। दयाराम भार्गव जी के पास आते हैं। हाँ, दयाराम भार्गव जी के पास में आता हूँ। भार्गव साहब बताइए, सुभाषपा का ठीक है जो हुआ सो हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है। अब ओंकार नाथ जी की पार्टी का ही बड़ा बुरा हश्र हुआ, आपका ही बड़ा बुरा हश्र हुआ, सब लेकिन विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उस पर तो मुखर हमेशा आप लोग रहेंगे है ना, सरकार में रहें ना रहें। ये यूसीसी को लेकर के क्या बहसबाजी हो रही है सर, जरा बताइए। कहाँ तो एक देश एक कानून की बात हो रही थी, अब देश हट गया, प्रदेश लेवल पर प्रयोग करने की बात हो रही है। गंभीरता है या जरूरत है, क्या है इसमें, जरा बताइए। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर के, है भी या नहीं? जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल देश की जनता को, गरीबों को गुमराह करने का काम। और मेरा आरोप ये है, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता को कुछ देना चाहती है तो समान शिक्षा अनिवार्य लागू क्यों नहीं करती है? जो बच्चा, आप देखिए, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा कबूतर, अमीर का बच्चा पढ़ेगा कहाँ से कंप्यूटर। और उसके बाद जब सरकारी नौकरियों में इस तरह का आएगा तो दोनों का एक साथ किया जाएगा। एक जो है मावा और गिलास दूध डाल करके दूध पी के स्कूल जाता है, एक सादा पानी पी के स्कूल जाता है। तो इन व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए हमारे देश में एक समान शिक्षा अनिवार्य लागू होना चाहिए। पानी भी दूषित हो रहा है भाई साहब, क्या बताया जाए, चाहे वो पानी भी सांसद का खरीदना बेटा पड़ रहा है। हो या विधायक का बेटा हो, किसी प्रकार का डीएम एसडीएम का बेटा हो, लेखपाल का बेटा हो और गरीब का बेटा हो, वो दोनों एक स्कूल में, सरकारी में या जो भी हो, एक शिक्षा अनिवार्य करने से हमारे देश की तरक्की है, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी ये आडंबर ला रही है। ये लाए, ये तो मेजोरिटी में है, ये खूब करेंगे, मना नहीं किया। विपक्ष कितना भी चिल्लाता रहे, विपक्ष पे ध्यान नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। आज उत्तर प्रदेश को जरूरत क्या है? आज उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ में जो डीजल बढ़ा हुआ रेट है वो बढ़े ना, वो कम कैसे हो, उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए था। आज महंगाई हमारे प्रदेश और देश में जो महंगाई का टाइन है वो मुंह बा करके खड़ी है। गरीब जनता और आम जनता गौरी भाई कितना परेशान है। यूसीसी भाई साहब सुनिए, भाई भार्गव सुनिए, आपकी पार्टी का कुछ कर्मकांड होगा ना, हर पार्टियों का कर्मकांड होता है कि भैया देखिए, कर्मकांड ही बोलते हैं ना ओंकार नाथ जी, मैं शायद ज्यादा ऊंचा है ना बड़ा शब्द बोल दिया। कुछ कर्मकांड होगा ना कि मेरी पार्टी ऐसे से चलती है, उसमें यूसीसी कहीं है छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, या ऐसे ही बस आ गए भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, महंगाई की बात करने, किसान का बात है ना, हमेशा यही चलेगा। थोड़े भाई साहब कुछ नया बात बोलिए ना। आप लोग पार्टी में हो, राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक सीमित है, मन तो होता होगा ना कि देश के लिए बात करें, है ना, देश के लिए बयानबाजी करें। देश के लिए बयानबाजी कहां से आती है? या तो बीजेपी वाले करते हैं, नहीं तो कांग्रेस वाले करते हैं। बाकी मैं किसी पार्टी को नहीं देखता हूं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। देश की चिंता है ना, देश की चिंता सिर्फ दो पार्टी को है हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और एक कांग्रेस पार्टी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जरूर हैं, लेकिन देश के बारे में बयानबाजी यही दोनों पार्टी करती। बाकी आप लोग तो क्षेत्रीय लेवल पर बात करते हो, इसीलिए मैं पूछा।
दयाराम भार्गव जी, छोटे अक्षरों में भी लिखा है यूसीसी को लेकर आप लोग का कोई स्टैंड है, ऐसे ही बोल रहे हो बस? नहीं, आप बताइए गौरी भाई, हमारा स्टैंड जो है, या आप हमको सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्या कहूँ? मैंने आपको बताया ना, एक देश में इस समय एक समान शिक्षा अनिवार्य होना जरूरी है, चाहे उसमें गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे वो प्राइमरी क्या नाम सरकारी स्कूल में वो किताबें पढ़ाई जाए या क्या नाम है प्राइवेट में पढ़ाई जाए। जब समान शिक्षा होगा तब जाके हमारे देश में जो है अधिकार समान मिलेगा। हम इसकी कोशिश तो हो रही है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ भार्गव जी, आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, प्राइवेट स्कूल में, समय हो रहा है, मैं ब्रेक के बाद सुनूंगा आपको। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पे खर्च ज़्यादा होते हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं ना, उनके पढ़ाई के खर्चे को कम कीजिए। स्कूलों की हालत मैं देख रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की हालत ऐसी है कि पेरेंट्स से इतने पैसे लिए जाते हैं, इतने पैसे लिए जाते हैं कि बेचारे वो परेशान हैं कि कहाँ से पैसे दें क्या नहीं दें। टीचर्स जो रखे हुए हैं उनको कम पैसे देते हैं, टीचर्स अलग से परेशान है कि मुझे सैलरी कम मिलती है। थोड़ी सी अव्यवस्था है। मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बने रहिए आप तमाम मेहमान हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसकी चर्चा आजकल उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में यूसीसी की ज़रूरत है या फिर इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कंचन द्विवेदी के पास में आ रहा हूँ। कंचन द्विवेदी, एक बात बताइए, कभी आप लोग सोचते हैं कि यूसीसी को कैसे लागू आप लोग करेंगे उत्तर प्रदेश में, और लागू हो जाने के बाद क्या फ़र्क आएगा समाज में? बहुत क्लियर कट बोलिए। गौरी शंकर जी, देखिए, अगर बात है समानता की, वैसे तो हम हमेशा चिल्लाते हैं कि हमें समानता चाहिए, देश में सभी समान हो, सभी लोगों के धर्म एक से हो, सभी प्रेम से रहें। तो कैसे प्रेम से रहेंगे जब कानून ही एक नहीं होंगे? जब कानून से ही हम लोग अलग अलग किए जाएंगे तो फिर समानता कहाँ से आएगी? और इसमें दिक्कत क्या है? रही विपक्ष की बात गौरी जी, तो देखिए, जब आपने जैसे कि पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या अंतर आएगा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ही अगर ये पूरे इंडिया में बन जाएगा, हमारे पूरे भारत में बन जाएगा, तो बहुत प्रकार का अंतर आएगा। और अंतर के लिए ही समानता, उसमें तो सीधा सीधा कानून में ही, एक्ट में ही पता चल रहा है कि सिविल जो कोड है तो समानता के तहत है, और ये समानता के लिए लाया जा रहा है कि सब कुछ बराबर हो, सबके लिए कानून बराबर हो, नागरिक, हर एक नागरिक के लिए कानून बराबर हो। तो ये तो साक्षात दिख रहा है कि बिल्कुल जब भी ये लागू हो जाएगा, जैसे ही लागू होगा तो चीजें सभी के लिए समान हो जाएंगी, इसीलिए कानून लगाया जा रहा है। बाकी विपक्ष की बात करें तो इनको तो कभी कोई कानून, कभी कोई एक्ट अच्छा नहीं लगा। 370 हटाया, वो भी विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। हमारे यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से कश्मीर की कोई समस्या आई, अगर उस पर मुद्दा उठाया गया, विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। अगर अपने यहाँ पर जो कि एक कानून है जो कि बहुत ही सख्त नहीं है, जिसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपको दिक्कत क्या हो रही थी, विपक्ष में हंगामा मचा दिया उन लोगों के लिए जो हमारे अफगानिस्तान, जो हमारे पाकिस्तान, जो हमारे और अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कंचन, एक बात बताइए कंचन, एक बात बताइए कंचन, एक बात बताइए, एक मिनट कंचन, एक बात बताइए। हिंदू का अपना पर्सनल लॉ, मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ, ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ, जब सब कुछ ठीक है इसके अंदर समान आचार संहिता को लेकर, तो क्या अभी तक आप लोग, है ना, स्थिति में है कि इसको लागू किया जा सकता है, तो फिर क्यों देरी क्यों हो रही है? एकदम से इसको लागू कीजिए। क्या ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि मैं खुद समान आचार संहिता के फेवर में रहता हूँ कि इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे ये जानना है, बीजेपी का एक पक्ष, कि इसे लागू करने में देरी क्यों? अगर लागू करना है तो कीजिए। कौन इसका विरोध कर रहा है? किसे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा समान आचार संहिता से? क्या हिंदू का जो लॉ है ना, हिंदू विवाह अधिनियम है ना, कानून जो है, हिंदू कानून के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अधिकार है ना, हिंदू परिवार को अलग अलग तरीके से दिया गया है। क्या हिंदुओं की तरफ से विरोध हो रहा है, मुसलमानों की तरफ से विरोध हो रहा है, ईसाइयों की तरफ से विरोध हो रहा है? कभी इन सब चीज़ों को लेकर बीजेपी कोई स्टैंड बना पाई? आपने विरोध को देखा या नहीं देखा? हाँ,
जब हमारे यहाँ एनआरसी आया था तो किसको दिक्कत थी? इसमें किसी और को परेशानी थी? किसी को परेशानी नहीं थी। उसमें सीधा सीधा सिंपल सा 3 पन्ने का एक एक्ट था, जो हमारे और देशों में जो लोग हैं उनको जो परेशानी हो रही है वहां से, बस हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में उनको नागरिकता मिल जाए जिससे कि उन्हें सताया न जाए। ये तो हमारे देश का, हमारे भारत का ये संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ पर सभी को शरण दी गई है। जो भी सताए लोग हैं, जब हमने दूसरों को एक्सेप्ट कर लिया तो जो हमारे अपने लोग हैं अगर किसी और देश में सताए जा रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पर आए और उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, नागरिकता मिल जाए। तो ना तो यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, ना किसी और को। विपक्ष को इसमें क्या दिक्कत हो गई? और एक विपक्ष के लोगों ने, मैं तो कहूंगी कांग्रेस ने ही इन सब चीजों को एक पक्ष के लोगों को भड़का दिया। भैया तुम्हारी क्वालिटी कम हो जाएगी, तुम्हारी चीजें कम हो जाएंगी, ये मत आने दो। जबकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। इसी प्रकार से ये भी कानून है, इसमें भी किसी को चलिए ठीक है। नहीं देखिए समान आचार संहिता, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी है उसका विकास देखिए उस देश का, तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत बेहतर है। पर्सनल लॉ क्या होता है? हिंदू पर्सनल लॉ क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या, ईसाइयों का पर्सनल लॉ क्या? यही ईसाई जब दूसरे देशों में रहते हैं तो है ना, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आते हैं। दूसरे देश में जब मुसलमान रहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आते हैं। मैं वकार साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वकार साहब एक बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट किया जा रहा है? इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हिंदुओं, है ना, हिंदू कानून को लेकर, हिंदू परिवार को लेकर बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो अलग तरीके से दिए गए हैं इन लोगों को, है ना। हिंदुओं की तरफ जो विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मुझे लगता है ईसाइयों की तरफ से विरोध नहीं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी क्यों इसका विरोध करना चाहती है? क्या है इसके पीछे की वजह, बताइए सर। गौरी शंकर जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो वन नेशन वन टैक्स की बात होती थी, ये अब कहाँ चला गया? अभी हाँ, वो तो ये सवाल तो मैं भी उठा बात आ गई है। हाँ, ये सवाल तो मैं भी उठा कॉमन सिविल कोड के ऊपर। गौरी शंकर जी प्लीज उसको सुन ले, फिर आप अपना जो बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। फिर अब बात आ गई कॉमन सिविल कोड के ऊपर, ठीक है। हमारे पिताजी ने हमारे घर में, हम 3 भाई हैं, सबके ऊपर अलग अलग उनका कानून, हमारे घर में हमारे पिताजी का कानून चलता है। हमारे पिताजी ने हमको कहीं पे बता रखा कि आप ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो सब काम आप देखेंगे। बड़े वाले भाई को बता रखा है आप ये करेंगे, यहाँ काम आप देखेंगे। तो ये घर का एक हमारे घर का कानून है। यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके की अगर किसी को नुकसान कर रहा है, मैं इंटरप्ट करूं? अब तो आप बताइए ना किसके लिए ये नुकसान हो रहा है? ये मतलब क्या मतलब चाह रहे हैं? अगर गौरी जी जब तीनों नहीं तो नहीं, आप जो कह रहे हैं वकार साहब, वो वकार साहब जो आप कह रहे हैं कि आपके घर में नहीं, वकार साहब आप जो कह रहे हैं कि आपके घर में आपके पिताजी का कानून चलता है, वो सबके घर में पिताजी का ही कानून चलता है। वो बड़ा पर्सनल लेवल पर होता है कानून, वो समान आचार संहिता के लेवल पर नहीं आता। अगर आप लेकिन सुनिए तो भाई साहब, सुनिए, 3 तलाक जैसे मुद्दे थे ना, आप लोग भी तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि 3 तलाक नहीं, ठीक नहीं है। जस्टिस चौहान यही, अगर उसमें अगर आपको कुछ खामियां लग रही हैं तो आप उसको बताइए पर्सनल लॉ बोर्ड को कि इसमें ये चीजें कभी, या आपके पास कोई आ रहा है। नहीं, सुनिए तो भाई साहब, सुनिए, सिर्फ आप लोगों को क्यों दिक्कत है? सिर्फ आप लोगों को क्यों दिक्कत है? यूसीसी को लेकर के ईसाइयों की तरफ से कोई विरोध की आवाज़ नहीं आती। हिंदुओं को ही विशेष तरह के कई अधिकार दिए गए हैं, परिवार, संपत्ति, विवाह को लेकर के, उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो फिर मुसलमान को ही क्यों प्रॉब्लम है यूसीसी को लेकर? उसे क्यों लगता है मुझे टारगेट किया जा रहा है? मैं इस बात को समझना चाहता हूँ हैदर साहब। है तो है ना, एक देश एक कानून वाली स्थिति में तो सबको आना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं ये जानना चाह, आप लोग को सिर्फ क्यों प्रॉब्लम है? मैं गौरी शंकर जी वही कह रहा हूँ कि वन नेशन वन टैक्स की बात होती थी, वो टैक्स वन नेशन वन टैक्स तो आया नहीं, जीएसटी में पेट्रोल का तो लाया नहीं गया। अब बात हो रही है कॉमन सिविल कोड की। भाई आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नहीं सर, नहीं, ये राजनीतिक बयानबाजी हो गई आपकी, मैं स्कॉलर के तौर पे देख रहा हूँ। चलिए सर, मैं समझ रहा हूँ आप नहीं जवाब दे पाओगे, लेकिन मैं इसी मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 शादी की छूट है उस पर ब्रेक लगने वाला है, इसलिए विरोध तो नहीं हो रहा है कि भैया ये तो ठीक नहीं होगा? ऐसा नहीं है। वो तो कोई भी कर सकता है सर, 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, तलाक ही तो देना है। तलाक दीजिए, शादी कीजिए, तलाक दीजिए, शादी कीजिए, तलाक दीजिए, शादी कीजिए। सभी धर्मों में होती है, तो इसको रोकने की कोशिश हो रही है ना, ये मुझे लगता है बढ़िया है। मैं आता हूँ ओंकार जी के पास। ओंकार जी, ये तो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए सर। एक देश है, इस देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, पर्सनल लॉ वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन अगर
अगर कोई हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, ईसाई का बच्चा है, सिख का बच्चा है, पैदा लिया, एक कानून के अंतर्गत आ गया, क्या दिक्कत है? इतना अच्छा तो है, पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। दिक्कत क्या है सर? जो है ये धीरे धीरे 15 साल 20 साल के बाद तो व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि लोग इसी कानून के तहत चलेंगे, देश का विकास ही तो होगा, देश मजबूत होगा सर। इससे क्या मजबूती आएगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मान लीजिए आप जो अभी कह रहे थे कि मुसलमान लोग 3 शादियां करते हैं, तो 3 शादियां करने का मतलब तो ये होना चाहिए कि मुसलमान के बच्चों को बहुत नौकरी मिलनी चाहिए। कहाँ मिल रही है? कहीं नौकरी मिल रही है? सवाल इस बात का, समाज को सुधारने की आवश्यकता है। जहाँ एजुकेशन नहीं है उनका एजुकेशन लेवल बढ़ाइए, उनको इस स्टेज पर लाइए कि वो सब मानने को तैयार हो कि हाँ भाई ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस पर नहीं करेंगे काम, तब तक ये सब चीजें करने से सिवाय विद्वेष बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं। अभी आपने देखा हमारी भाजपा बहन जो कह रही थी, जो चीजें गलत होती हैं, जो समझते हैं वो लोग भी नहीं मानते हैं। जब आप बोल रही थी, जब आप मुझे बताइए ना, बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। आप मुझे बता दीजिए, 3 तलाक के लिए वो जानते थे कि ये सब अच्छी बातें नहीं है, लेकिन क्या माने, जब तक कानून नहीं लग गया। तो जब तक चीजें कानून से नहीं आ जाएंगी, जब तक सख्ती से नहीं लिया जाएगा, अपने यहाँ लोग नहीं मानते। इसीलिए कानूनों की आवश्यकता होती है और ये बहुत ही जरूरी है। जिनके लिए दिक्कतें होती हैं, जो अंदर से झेलने वाले लोग हैं, तो समानता में क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि डिबेट होनी भी चाहिए। मैं कुछ बोलूं? मैं बोलूं कुछ? बिल्कुल। आपकी परमिशन है? अच्छा सुनिए, अभी आप ही कह रही थी कि ये क्यों परेशान होती है, अफगानिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आ गए हैं और अभी इनको क्या कहते हैं, परेशानी हो रही है कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। जब आपके दिमाग में इतना विद्वेष भरा हुआ है, आपको मालूम है, इतिहास तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ जितने भी मुसलमान भारतीय हैं, मैंने तो सुनिए, नहीं आपके के बारे में कहा, मैंने नहीं कहा कि अफगानिस्तान से आए। गौरी शंकर जी, आप इसको घुमवा लीजिए, आप उसको घुमवा लीजिएगा, आप बाद में बोलिएगा, मुझे बोल लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए, ये तरीका नहीं है बोलने का। और दूसरी चीज, जब आपके दिमाग में ये चीज है, किसी भी दिमाग में, भाजपा के दिमाग के जितने भी नेता बोलते हैं वो यही टारगेट करते हैं। इस तरह की टारगेट जब आप करेंगे तो आप उनका भला करने नहीं जा रहे, आप उनका नुकसान करने जा रहे हैं। अरे भाई आप सुनो मेरी बात ना, आप सुनिए बात को, सब चीजें पहले पढ़िए, पढ़ के आइए। तो जरूरी होता है, और जरूरी है जो ऐतिहासिक है। क्या दिक्कत है अखंडता में, क्या दिक्कत है ऐतिहासिकता में, क्या दिक्कत है आपको पहले पढ़ के आइए और तब उसके बाद बात कीजिए। इस तरह से बात नहीं होती है, ना इस तरह से बहस होती है। एक मिनट कंचन जी, एक मिनट, कंचन जी एक मिनट, ओंकार जी को बात कहने दीजिए। कंचन जी एक मिनट रुकिए, कंचन जी एक मिनट बोलने दीजिए उनको। ओंकार जी अपनी बात रखिए सर, बात रखिए अपनी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप नहीं मानेंगी तो हम चुप हो जाएंगे। आप बोलिए कंचन जी, एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। उनका एक मिनट कंचन जी, कंचन जी एक मिनट कंचन जी एक मिनट कंचन जी बोलने दीजिए उनको। ओंकार जी बात रखिए सर, बात रखिए मतलब ये तरीका नहीं है। कंचन जी आपको मौका दिया जाएगा, आप उनकी बात का खंडन आप जरूर कीजिएगा, लेकिन बोलने दीजिए, पहले काउंटर कीजिए, बोलने दीजिए। ओंकार जी बोलिए, आपत्ति नहीं, बोलिए सर, हमारी बात पे आप काउंटर कीजिए, लेकिन हमारी बात, हाँ वो आपत्ति नहीं कर रहे हैं, वो आप खंडन कीजिएगा, लेकिन ओंकार जी को बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। आप देखिए, 2 चीजें जान लीजिए। कभी भी कोई किसी का भी आप जब भला करने चलिए तो आप पहले अपने को ये शो कीजिए कि आप उसका भला करना चाहते हैं। आपने कृषि कानून बनाया, लेकिन आपने ऐसे बनाया कि किसानों को ये विश्वास हो गया कि ये उनके नुकसान के लिए, अंततोगत्वा हुआ क्या, वापस लेना पड़ा। तो ये चीज मत कीजिए। आप पूरे देश में बहस कराइए, चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, जैसे गौरी शंकर जी ने कहा, चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, उनसे मीटिंग कीजिए कि भाई अब समय आ गया है। वो समय दूसरा था, उस समय अल्पसंख्यक घबराए हुए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे वो कहाँ जाए, क्या करे। सेकुलर देश बन रहा था, संविधान भारत जन्म ले रहा था, वो समय दूसरा था। आज सबको बुला के बात कीजिए, जो कमियां हैं कैसे इसको पूरी की जा सकती है, उसको पूरी कीजिए, तब ये कोई कानून ले आइए जो लाना है। सहमत हैं सर आपसे ओंकार जी? मैं सहमत हूँ आपसे। मुझे लगता है यूसीसी को लेकर, एक पत्रकार होने के नजरिए से मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, यूसीसी को लेकर ऐसे बहस मत कीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं ना, शिवपाल यादव कुछ बोल रहे हैं, फिर डिबेट हो रहा है। डिबेट तो हम लोग इसलिए कर लेते हैं कि भाई देखिए ये इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसका क्या इसके मायने हो सकते हैं, लेकिन बहस अगर करना है तो वाकई जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से कीजिए।
इस देश को यूसीसी की जरूरत है। मैं मानता हूं इस बात को, समय बदल चुका है, हर लोग मुझे लग रहा है इसका स्वागत करेंगे, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में प्रयोग करने की जगह पहले बहस करवाइए। मैं इस बात से सहमत हूं। कंचन द्विवेदी जी, आप भी इस बात को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। जबरदस्ती किसी कानून को लाना भी ठीक नहीं होता है। पहले बहस कीजिए इस पर। मुझे लगता है यूसीसी को लेकर हर तरफ से आपको समर्थन मिलेगा। हर लोग चाहते हैं यूसीसी लागू, लेकिन पूरे देश में लागू हो, अलग अलग प्रदेश में प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं करना चाहिए। दयाराम भार्गव जी, मैं आ रहा हूं कंचन, मैं आ रहा हूं। दयाराम भार्गव जी, एक बात बताइए, ठीक है यूसीसी को लेकर दयाराम भार्गव जी जो भी आपका स्टैंड है, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं भार्गव जी के कि महंगाई के मुद्दे पर जो इमीडिएट हल निकालने की जरूरत थी, इस पर सरकार क्यों कुछ नहीं करती? रोजगार के मसले पर इतना आप घिरे हुए हैं, क्यों कुछ नहीं करती? क्या आप लोग सिर्फ विपक्ष में बैठ करके, टेलीविजन डिबेट में बैठ करके इस सवाल उठाओगे, या सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे कि भैया आपने इस तरह के वादे किए थे, क्या हुआ? 100 दिन का टारगेट भी आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। आप लोग क्या है, आप लोग का रोड मैप क्या है यूसीसी के साथ, जरा बोलिए। गौरी शंकर हर दिन एक एक मुद्दे जुड़ रहे हैं ना, तो यूसीसी को भी जोड़ लीजिए उसमें। गौरी शंकर भाई, अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केरल की एनआरसी की बात कर रहे थे। एनआरसी में भारतीय जनता पार्टी जब केरल राज्य में लाई थी तो उसमें 16 लाख जो निकले थे, उसमें सबसे ज्यादा कौन कौन आया था, ये हमको बता दें। उसके बाद कह रहे हैं कि मुसलमान समाज 3 शादियां करते हैं। अरे भाई, इसी देश में भगवान श्री राम को मानने वाले उनके पुरुष परम आदरणीय उनके पिताजी दशरथ ने 3 शादियां की थी। ये कहाँ भारतीय जनता पार्टी हमको उदाहरण ठीक नहीं है। ये बड़ा है ना, पूरा है ना, ये आप बड़ा मतलब बड़ा अजीब सोच के साथ चल रहे हैं। शादी है ना, कहाँ दशरथ और कहाँ फिर मुसलमान 3 शादी करते। मत जोड़िए दोनों को, जोड़ करके नहीं, इसे कानून नहीं चलेगा ना भाई साहब, ऐसे देश नहीं चलता। देश को जरूरत क्या है बताइए, देश को जरूरत क्या है? दशरथ के हिसाब से मत सोचिए ना। नहीं, आप बात खड़ी करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। राम ने, आप गलत बोल रहे हैं ना, आपको पूरी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है इस बारे में। मुझसे सुनिए, राम ने उस बात का खंडन किया और राम ने एक ही शादी की और उनके जो भाई थे उनको भी एक ही शादी करवाई गई। और एक बात, सभी को 2 बच्चों का आदेश भी दिया गया और सभी के 2 बच्चे थे। इसमें चौपाई भी आती है, मैं आपको अभी सुना नहीं पा रही हूँ क्योंकि दिमाग में नहीं आ रही है, तो ये आप थोड़ा पूरी नॉलेज ले लीजिएगा। राम ने दशरथ जी की बात का खंडन किया, किसी ने भी 3 शादियां नहीं की उनके परिवार में। तो ये ऐसी गलत बयानबाजियां मत करिए, और ये बहुत जरूरी है देश के लिए कि सभी समता में हो, सभी जगह। आपको क्यों लगता है, आपको क्यों नहीं लगता कि जो हमारी बहनें हैं, एक शादी के बाद तलाक दे दिया जाता है, इसके बाद में वो कहाँ जाए? आपको इस बात से बिल्कुल डर नहीं होता? थोड़ा सा इंसानियत ले आइए, थोड़ी सी बातों को रख लीजिए कि जब समानता आ जाएगी तो सभी लोग समान होंगे। ठीक है कंचन जी, ठीक है। अब दयाराम भार्गव जी को बोलने दीजिए। अब भार्गव जी बोलिए। बुलवा लीजिए भाई, इनके बुलवा लीजिए तब मैं बोल लूँ। बोलिए सर, बोलिए। अब सुनिए, अगर इन्हें अरे सुनिए भाई, सुनो भाई, गलत बात है। कंचन जी बोलने दीजिए, मुझे पता है कंचन जी मुझे पता है कि हर बात का खंडन है आपके पास, लेकिन बोलने तो दीजिए उनको। भार्गव जी बोलिए। खंडन बता रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी घरवाली को अलग छोड़ दिया, उसके बारे में क्या विचार आपका है? मुस्कुराइए मत। उस बहन के बारे में क्या है आपको? सत्तेदार भाषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले अपने बात कर देखिए, उसके बाद मां बहन की बात करिए। पूरे देश के बलात्कार, लूट, हत्या, जो है पूरे देश में जाते हैं, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, केवल गुमराह करने की बात करती है। अभी उत्तर प्रदेश में बलिया में अंग्रेजी का जो है पत्नी को गौरी भाई उनको चुप कराइए, बात हो रही है, इन्हीं से बुलवा लीजिए, उनको प्रॉब्लम है और इसीलिए ये बात होगी और इसीलिए ये सारी चीजें हैं। पर्सनल मत आइए भार्गव जी, पर्सनल नहीं। पर्सनल में फिर क्या होता है ना, डिबेट का लेवल गिर जाता है भाई साहब। और मैं यहाँ पे मेरी जानकारी में मैं जितने लोगों को बुलाता हूँ, मेरे लिए बहुत सम्मानीय लोग हैं सब, है ना। तो ये पर्सनल आक्षेप मत कीजिए, किसी के ऊपर मत कीजिए। मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूँ। मुझे एक बात बताइए भार्गव जी, मुझे बस एक मिनट बताइएगा। गौरीशंकर जी, जी सर, बोलिए। आपकी डिबेट में मैं इसीलिए आता हूँ कि आप अच्छी बहस कराते हैं, लेकिन आपकी डिबेट में भी मैं देख रहा हूँ
कि अब बीच बीच में बोलना, खंडन करना और बहस करने का एक तरीका जो भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है वो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। हमारे कांग्रेस में भी कुछ मित्र हैं जो इस तरह से लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको करने का आप अपनी बात करिए, लेकिन जब कोई बोले तो चुपचाप सुनिए, और जब वो चुप हो जाए तो आप हमला कीजिए जितना कर सकती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी भी बात जनता में जाती है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इससे, मैं सहमत हूँ इससे, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इतने तर्क आते हैं लोगों के दिमाग में कि हर तर्क को वो कहना पसंद करते हैं। मैं किसी को रोकता नहीं उस विषय पे, मैं चाह करके भी नहीं रोकता। भार्गव जी के पास में आ रहा हूँ सर, एक मिनट, समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है, जरा पूछ लें भार्गव जी से। भार्गव जी एक बात बताइए, क्या सर ये टेलीविजन से निकल करके सड़क पर दिखेगा नहीं दिखेगा, बताइए। देखिए गौरी भाई, एक मिनट है सर, एक मिनट के बाद मैं हैदर जी के पास आऊंगा। मैं 30 सेकंड में सारी बात कह दूंगा। हाँ ठीक है बोलिए। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी की परीक्षा जो है बलिया में लीक होता है। लीक करने वाले अधिकारी और प्रशासन के लोग बाहर होते हैं। जो पत्रकार सच्चाई छापता है उसको जेल डाल दिया जाता है। मुन्नी मत दिलाइए, चुप रहिए भाई। कंचन भाई पहले सुनिए, झूठ बोल रहे हैं आप। फिर भाई ये मुन्नी फिर मुन्नी अभी की बात नहीं 3 सेकंड वाला भाई, हम नहीं बोलेंगे। मेरे साथ नहीं, आप बकवास करिए, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुंडी मुंडी बोलने दीजिए उनको भार्गव, एक मिनट कंचन जी, पहले बोलने तो दीजिए, पहले उनको बोलने तो दो, तब तो खंडन करोगे कंचन जी। बोलने तो दो, अगर कुछ ज्यादा बोलेंगे तो मैं अपनी तरफ से लोगों को कंट्रोल करता हूँ। एक मिनट कंचन जी, एक मिनट कंचन जी, कंचन जी एक मिनट, कंचन जी एक मिनट, कंचन जी एक मिनट, बोलने दीजिए पहले उनको, बोलने दीजिए। कंचन जी आप लोग सत्ता में है, कंचन जी सत्ता में है, विपक्ष को थोड़ा सा स्पेस तो दीजिए, बोलने का मौका तो दीजिए, तब तो सरकार बेहतर काम कर पाएगी। भार्गव जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा। इनको हर हालत में इनको कैसे का जरूर दे दीजिएगा। कंचन जी समय थोड़ा खराब हो रहा है। भार्गव जी पूरी बात रखिए सर, पूरी बात रखिए। कंचन जी मैं आपको रोक रहा हूँ। कंचन जी, दयाराम भार्गव जी बात रखिए पूरी। आवाज दबती रहती है, इसलिए आप जल्दी उसको सुनिएगा, बना के लिंक जरूर दीजिएगा गौरी शंकर जी इनको। भार्गव जी बोलिए, पूरी बात रखिए सर। उत्तर प्रदेश में अभी आपने बलिया का देखिए, वहां का अमर उजाला का जो चीफ एडिटर है बलिया जिले का, जब ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाया गया कि वहां का प्रशासन यानी कि डीएम उसमें पर्चा लीक में इन्वॉल्व है। और मजे की बात है, 16-17 पेपर लीक हो जाता है। आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार डबल 2 में आ गई, 2 में चली गई, लेकिन लीक नहीं बंद हुआ उत्तर प्रदेश सरकार से। ये कहाँ की हम बात करें, हम किसकी बात करें? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आके गुमराह करने का बात करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, लखीमपुर खीरी का कांड, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला, किस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह का उसको जजमेंट देके बेल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और अंदर जा रहे हैं। आप हमारे देश के संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। पत्रकारों को आप देखिए, जो भी पत्रकार, मैं यही बता रहा हूँ, मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने वाला पत्रकार के साथ योगी सरकार ने क्या वर्तना किया। आज वो जीवन मरण में हॉस्पिटल में भर्ती है। गौरी शंकर भाई, उसका सुध लेने वाला कौन नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ, इस देश में प्रदेश में कौन पत्रकारिता करेगा? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करिए तो ठीक है, अगर सच्चाई करिए तो आपकी जेल है। ये कौन सा तरीका हमारे देश में प्रदेश में चल रहा है? इसके ऊपर हमको जानकारी चाहिए। दूसरी बात, आज महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल के हालात कहाँ जा रहे हैं? सब्जियां, और मजे की बात, ग्रामीण इलाके में गौरी शंकर भाई जो लोग सब्जी रोटी खाया करते थे, आज चटनी रोटी खाने को मजबूर है। इतनी महंगाई सब्जी हो गई है, सरकार क्यों नहीं कंट्रोल? नहीं, महंगाई को लेकर तो मैं भी कह रहा हूँ भाई साहब, महंगाई को लेकर के तो मैं भी सवाल उठा रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल के अंदर महंगाई इतनी हो गई। सुनिए तो भार्गव जी, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए भार्गव साहब, हो गया 30 सेकंड से 60 सेकंड हो गया सर आपका। सुनिए तो भार्गव जी, सुनिए, महंगाई का आलम ये है, सुनिए तो महंगाई छेड़ दे, बाकी लोगों का मुद्दा हल हो जाए। अभी आपने देखा हनुमान चालीसा का उठ गया पूरे देश में। आप बताइए, मैं अयोध्या वासी हूँ, कंचन जी सुनिए, मुझसे ज्यादा आप राम में नहीं है।
आप सुनिए, मैं अयोध्यावासी हूँ और मुझसे ज्यादा रामचरितमानस आपको पता नहीं है। मैं अयोध्यावासी हूँ, मेरे घर से रामलला की दूरी 27 किलोमीटर है। आप क्या बात करते हैं? जो नहाने सुबह शाम चला जाए उसकी बात राम की गाथा करते हैं। भार्गव जी इमोशनल हो जाते हैं। राम गाथा नहीं करते हैं भार्गव जी एकदम से पार्टी पता नहीं पार्टी के लिए इमोशनल होते या उत्तर प्रदेश के लिए होते, अब देश उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ये समझ में अब भार्गव जी अब इतना भावुक आप हो रहे हैं भार्गव जी, तो सही बात नहीं है। भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए भावुक हो रहे हैं थोड़ा सा बता दिया कीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए हो रहे हैं, उत्तर या सुभाषपा के लिए हो रहे हैं, या ओम प्रकाश राजभर के लिए हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, या अखिलेश यादव के लिए हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। चलिए सर, मैं एक सवाल हैदर जी से पूछना चाह रहा था, एक सवाल मैं ओंकार जी से पूछना चाह रहा था, समय लेकिन बचा नहीं। आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।